हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 43 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस पे इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उबर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। देखिए, उबर कप 2022 का खिताब जीता है साउथ कोरिया ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रतिष्ठित उबर कप चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। और देखिए, बैंकॉक में आयोजित प्रतिष्ठित उबर कप चैंपियनशिप जीतने के लिए साउथ कोरिया ने किसको हराया? चीन को हराया। और साउथ कोरियाई महिला टीम ने उबर कप खिताब के लिए अपने 12 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया है। और बात करें थॉमस कप की, तो थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम ने किसको हराकर इंडोनेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है ये कब प्रकाशित किया गया था? 3 मई 2022 को। 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह जो सूचकांक है इसको प्रकाशित किया गया था। 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण प्रकाशित किया गया। और इस सूचकांक में कितने देशों की रैंकिंग की गई? 180 देशों की इसमें रैंकिंग की गई, जिसमें भारत किस स्थान पर है? जिसमें भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये वर्ष 2002 से, कब से? वर्ष 2002 से रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर्स यानी कि RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। और RSF यानी कि आपका रिपोर्टर्स सन्स फ्रंटियर्स पेरिस में स्थित संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के परामर्शी स्थिति के साथ एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप 5 पर कौन कौन से कंट्रीज रहे थे? इस सूचकांक में नॉर्वे जो था, नॉर्वे इसमें फर्स्ट नंबर पे था। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे था। सेकंड नंबर पे था आपका डेनमार्क। थर्ड नंबर पे था आपका स्वीडन। फोर्थ नंबर पे था एस्टोनिया। और फिफ्थ नंबर पे था आपका फिनलैंड।
तो इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरा, एस्टोनिया चौथा और फिनलैंड पांचवा शीर्ष स्थान इन कंट्रीज ने हासिल किया था। यानी कि टॉप 5 में ये कंट्रीज है, ये भी आप नोट कर लीजिए। और देखिए 180 देशों की जो रैंकिंग की गई थी, इसमें सबसे नीचे कौन सा देश रहा? इसमें सबसे नीचे रहा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया इसमें सबसे नीचे रहा। और भारत की इसमें क्या रैंक थी? 150वीं रैंक थी भारत की। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ये देश है आपका कौन सा देश? चीन देश, जिसने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। देखिए चीन ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की और भारत के विदेश मंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। देखिए 19 मई 2022 को चीन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई। यानी कि ये जो बैठक थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई थी। और कब आयोजित की गई थी? 19 मई 2022 को। और रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की जो स्थापना है ये वर्ष 2003 में की गई। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम राज्य की राजी जनजाति है, राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा मिला था। और बात करें बोक्सा जनजाति की, तो बोक्सा जनजाति को वर्ष 1981 में आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। और राज्य की मात्र 2 जनजातियों को, कौन कौन सी? एक तो राजी, दूसरा है आपकी बोक्सा। तो राज्य की मात्र 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की आबादी किस जिले में रहती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है ये आपके उधम सिंह नगर में रहती है। और इसके बाद देहरादून और पिथौरागढ़ का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो कहाँ पर रहती है? उधम सिंह नगर जिले में रहती थी। उसके बाद रहती है आपके देहरादून में, फिर आपके पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर आपसे पूछा जाए, एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक आयोग जो है इसका गठन कब किया गया? तो अल्पसंख्यक आयोग जो है इसका गठन किया गया था वर्ष 2003 में। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और राज्य में अन्य पिछड़ा जो आयोग है इसकी स्थापना भी कब? वर्ष 2003 में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को कब नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया? देखिए आर्यभट्ट आपका प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जो है इसको नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थापित कब किया गया? वर्ष 1961 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, यानी कि इसका नाम क्या है? शॉर्ट नेम है एरीज। इन शॉर्ट इसको एरीज बोला जाता है। तो एरीज जो है ये तारा व भौतिकी शोध संस्थान है। और एरीज का गठन कब किया गया? वर्ष 1954 ईस्वी में राजकीय वेधशाला के रूप में। कहाँ पर इसका गठन हुआ? वाराणसी में इसका गठन हुआ था। और एरीज को वर्ष 1955 ईस्वी में नैनीताल के शेर का डांडा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरीज को वर्ष 1955 ईस्वी में नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। और उसके बाद एरीज को वर्ष 1961 ईस्वी में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में लाया गया। और देखिए एरीज को स्वायत्त संस्थान कब बनाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। एरीज जो है इसको
किस वर्ष स्वायत्त संस्थान बनाया गया? ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिएगा, इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? देखिए इलाचंद जोशी जो है ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो इनका जो पहला उपन्यास था कौन सा था? लज्जा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लज्जा जो है इनका पहला उपन्यास था। इलाचंद जोशी जो है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, ये ध्यान रखेंगे। पूछा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इलाचंद जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार थे, पूछा जाएगा आपसे। और आपके ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी लोग ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और अल्मोड़ा में इन्होंने सुधाकर सुधाकर नामक पत्रिका निकाली थी। कहाँ से? अल्मोड़ा से निकाली इन्होंने सुधाकर नामक पत्रिका। किसने? इलाचंद जोशी ने। और इन्होंने विश्वामित्र नामक पत्रिका का संपादन भी किया था, ये ध्यान रखेंगे। एक पत्र था जिसका नाम था विश्वामित्र, तो इसका संपादन भी किया था किसने? इलाचंद जोशी ने। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? जहाज का पंछी, जहाज का पंछी, इसके अलावा पर्दे की रानी, पर्दे की रानी, इसके अलावा देखिए सन्यासी, और आपका घृणामयी, घृणामयी व प्रेत, इसके अलावा घृणामयी व प्रेत और छाया, प्रेत और छाया। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो कि आयोग द्वारा पूछी जा सकती है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र कौन सा था? उत्तराखंड राज्य से निकलने वाला प्रथम जो देशी पत्र था ये कौन सा था? ये पत्र था आपका समय विनोद। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए समय विनोद पत्र राज्य का पहला, राज्य का ये पहला हिंदी समाचार पत्र था, ये ध्यान रखेंगे। राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, पूछा जाए आपसे, तो ये था आपका समय विनोद। और इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में, वर्ष 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन नैनीताल से हुआ। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ, कब हुआ, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है ताकि आयोग आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पुट अप करे तो आप करेक्ट करें, बिल्कुल करेक्ट करके आएँ, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसीलिए आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं तो इतने पॉइंट आपको शायद ही एक साथ मिलते होंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को फॉलो कीजिए। डेली बेसिस पे आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है रात को 8 बजे। तो डेली आप सभी लोग सेशन को फॉलो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन है, इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। बस आप सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करना है। आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो काफ़ी मेहनत आप सभी के लिए ही यहाँ पे की जा रही है ताकि आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाया जाता है। आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें, इन पॉइंट्स को नोट करते रहें और रिवाइज भी साथ ही साथ आप सभी लोग करते रहें। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज़ का भी आयोजन किया जा रहा है रात को 8 बजे से पहले। तो आप सभी लोग क्विज़ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको क्विज़ के रूप में दे रहे हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं ऐसे ही उठा के, मैं खुद टाइप करके ये क्वेश्चन आप सभी को दे रही हूँ। तो आप सभी लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी लोग क्विज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ आपको स्टडी विद एम पर अदर नोटिफिकेशन जो आयोग के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं या फिर कोई आपके वैकेंसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन होता है वो भी स्टडी विद एम के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है क्लासेस को, और साथ ही साथ पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला ख़राब है आज मेरा, तो माइंड मत कीजिएगा।
तो देखिए आपका जो वर्ष 1868 ईस्वी में नैनीताल से प्रकाशन हुआ समय विनोद का। इसके संपादक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इसके संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी इसके संपादक थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके संपादक समय विनोद के संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी। समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का जो वर्णन है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में 1 अप्रैल 1977 का मिलता है। ये ध्यान रखेंगे। समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में 1 अप्रैल 1977 का मिलता है। समय विनोद का जो प्रकाशन है ये कब बंद हुआ? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट को पहले किस नाम से जाना जाता है था? तो उत्तराखंड जो हाई कोर्ट था इसको पहले जाना जाता था किस नाम से? वायसराय लॉज के नाम से। वायसराय लॉज के नाम से इसको जाना जाता था पहले। देखिए 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन कहाँ पर? नैनीताल में किया गया। ये ध्यान रखेंगे। देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन कहाँ पर? नैनीताल में हुआ। नैनीताल राजभवन की जो नींव है ये 1897 ईस्वी में पड़ी थी तथा वर्ष 1900 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। देखिए नैनीताल राजभवन का जो निर्माण है वो किसने कराया था? इसका निर्माण सेंटोनी मैकडोनल ने कराया था। सर सेंटोनी मैकडोनल ने इसका निर्माण कराया था। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। अशोक अभयंकर देसाई उच्च न्यायालय में पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का जो गठन है वो वर्ष 1928 में किसने किया? देखिए एक पॉइंट तो आपके क्वेश्चन से ही बन जाता है कि गढ़वाल सर्वदलित परिषद जो है इसका गठन कब किया गया? वर्ष 1928 में किया गया। और इस किसके द्वारा? जयानंद भारती के द्वारा इसका गठन किया गया। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए जयानंद भारती, इनके जन्म की बात करें तो 17 अक्टूबर 1881 को कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल के अरकंडई गांव में एक शिल्पी परिवार में इनका जन्म हुआ। और गढ़वाल में इन्होंने छुआछूत और डोला पालकी जैसी कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। और लंबे संघर्ष के बाद इस कुप्रथा को समाप्त करने में ये सफल हुए। और वर्ष 1952 ईस्वी में जयानंद भारती जो है इनका देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। सेशन पसंद आ रहा है आप सभी को तो आप सभी लोग लाइक कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए गला ख़राब होने के बावजूद भी आप सभी को एक क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपका एक दिन भी गैप ना हो। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। देखिए अगला है आपका, राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में स्वशक्ति योजना की जो शुरुआत है वो जनवरी 2002 में हुई। और इसके संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रदेश महिला एवं बाल विकास समिति देहरादून को मुख्य कार्यदायी संस्था का दायित्व प्रदान किया गया। और वर्तमान में राज्य के हजारों गांवों में स्वशक्ति योजना द्वारा गठित एवं सहायता समूह आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मुख्य वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको पता होगा ना, गांव में महिलाओं के द्वारा समूह बनाए गए थे। तो इसी जो योजना है राज्य में स्वशक्ति जो परियोजना है इसी के तहत वो समूह का संचालन किया जा रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? देखिए इनमें से आपको बताना है कि तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तृतीयक बताइए प्रथम आर्थिक गतिविधि कौन सी है? आपके सामने 2-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है ना वो हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए हम लोग गलत करके आ जाते हैं। अब देखिएगा आपका प्रथम और द्वितीय और तृतीयक जो आर्थिक गतिविधि है इसमें कौन कौन सी गतिविधि आती हैं, तो ये ध्यान रखिए। देखिए आपका तृतीयक आर्थिक गतिविधि इसमें है व्यापार करना। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बांटा गया है। प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में केवल वे क्रियाएं शामिल की गई हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही की जा सकती है। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में केवल वे ही क्रियाएं शामिल की गई हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही की जा सकती है। जैसे कि आपका प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है? कृषि की जा सकती है। इसके अलावा पशु पालन किया जा सकता है और आपका मछली पालन किया जा सकता है। मछली पालन, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और बात करें द्वितीयक क्षेत्र की तो द्वितीयक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल हैं जो प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके, ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल हैं जो प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं। जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़े तैयार करना। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो आती है आपके द्वितीयक क्षेत्र में। और बात करें तृतीयक क्षेत्र की तो तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण न करके केवल सेवाएं प्रदान करना है। ये ध्यान रखेंगे, तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण न करके केवल क्या करना है? सेवाएं प्रदान करना है। जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, परिवहन, बीमा, व्यापार, पर्यटन, यातायात, इसके अलावा मनोरंजन, शिक्षा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेवाएं सेवाएं गतिविधियां जो आती हैं वो आपके तृतीयक आर्थिक गतिविधि में आती हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे तो क्वेश्चन करेक्ट करके आ सकते हैं। चलिए अगला है आपका, भारत में सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई थी? देखिए भारत में सामुदायिक विकास योजना की बात करें तो इसका आरंभ वर्ष 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ की गई और देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन लोगों ने सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, जल्दी से आप सभी लोग पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए नेक्स्ट है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में लागू किया गया? देखिए आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किस वायसराय के काल में लागू किया गया? लॉर्ड लिटन के काल में यह लागू किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मार्च 1878 में अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। और उस समय लॉर्ड लिटन जो थे ये भारत के वायसराय थे। तो किस वायसराय के काल में ये लागू हुआ पूछा जाए आपसे तो आपका लॉर्ड लिटन करेक्ट हो जाएगा। और इस अधिनियम की बात करें, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें हम तो यह अधिनियम जो है इसमें पत्र पत्रिकाओं में ऐसा मटेरियल छापने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की संभावना हो। और यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए लाया गया था।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होने के अगले दिन ही कोलकाता से बांग्ला में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका ने अपने को अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया था। यानी कि जो आपका कोलकाता से बांग्ला भाषा में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका थी, उस ने अपने आप को वो पत्र क्या बन गया था, अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया गया था। और इसके संपादक पूछा जाए तो इस पत्र के जो आपका अंग्रेजी दैनिक पत्र था, इसके संपादक थे शिशिर कुमार। तो शिशिर कुमार जो थे, ये किसके संपादक, दैनिक पत्र जो अंग्रेजी दैनिक पत्र बना दिया गया था अमृत बाजार को, तो उसके संपादक थे। और अकाल आयोग, ये एक पॉइंट और ध्यान रखिए, जो आपका अकाल आयोग है, अकाल आयोग ये भी किसके समय आया था, लिटन के समय ही आया था। और लिटन के समय में ही 1878 ईस्वी का भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ था। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये आपके कहाँ पर, राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये ध्यान रखेंगे, ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और यह राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और वर्ष 1955 ईस्वी में इसे वन्य जीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया था। वर्ष 1978 की बात करें तो वर्ष 1978 में बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा इसे दिया गया था। तो टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया इसको, वर्ष 1978 ईस्वी में। चलिए अगला है आपका, भारत के झारखंड में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है। देखिए, भारत का जो झारखंड राज्य है इसमें कौन सी जनजाति का बाहुल्य है, संथाल जनजाति का। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, संथाल जो जनजाति है ये झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित ये जनजाति है झारखंड राज्य की, जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल एवं पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, हाजरीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिलों में निवास करती है। और संथाल जो है ये झारखंड की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। ये ध्यान रखेंगे, झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है ये। कौन सी जनजाति, अनुसूचित जनजाति है, झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली, जिसकी जनसंख्या 2011 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 27,54,723 है, जो कि झारखंड की कुल जनजाति आबादी का 31.86% है। और यह जनजाति कौन सी बोली बोलती है, यह जनजाति बोलती है संथाली नामक बोली। संथाली बोली की लिपि पूछी जाए आपसे तो संथाली बोली की जो लिपि है वो क्या है, ओल चिकी इसकी लिपि है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और संथाल संगीत व नृत्य के बड़े ही प्रेमी होते हैं। बंसी, ढोल, नगाड़े, इसके अलावा केंद्रा इत्यादि इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लीजिए आप सभी लोग। अगला देखिए, यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए, यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय है वो किसको, गणपति नाग को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गणपति नाग जो है ये उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक था। ये ध्यान रखेंगे, उत्तरी नागवंश का ये, किस वंश का, नाग वंश का ये शक्तिशाली शासक था गणपति नाग। और गणपति नाग का जो रुद्र हिमालय गोपेश्वर
में मंदिर से अभिलेख मिला है, ये ध्यान रखेंगे। गणपति नाका, रुद्र, हिमालय, गोपेश्वर से एक अभिलेख मिला है। यमुना घाटी में यदुओं का जो अस्तित्व है इसको मिटाने का श्रेय भी किसको, गणपति नाग को दिया जाता है। और नागों के बाद उत्तराखंड में किस वंश का शासन हुआ? नागों के बाद उत्तराखंड में कन्नौज के मौखरी वंश, कन्नौज का एक मौखरी वंश था, इसका शासन रहा, इसका आधिपत्य हो गया था मौखरी वंश का, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, शेममुखेम में 7 मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? देखिए शेममुखेम जो है इसमें 7 मंदिरों का निर्माण कराया किसने? गंगू रमौला ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टिहरी गढ़वाल के रमौलीगढ़ में वीर गणपति जो था वो कौन था? गंगू रमौला था। और गंगू रमौला के 2 पुत्र थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए प्रेरणा जो आंदोलन है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था अरुण थपलियाल के द्वारा। अरुण थपलियाल के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। प्रेरणा आंदोलन द्वारा बच्चों के पर्यावरण प्रहरी बनाने की पहल की गई थी। बच्चों को पर्यावरण प्रहरी बनाने की पहल की गई थी प्रेरणा आंदोलन में। और प्रेरणा आंदोलन अरुण थपलियाल जी द्वारा देहरादून के विकास नगर से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सोना हिमनद किस जनपद में स्थित है? देखिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं। सोना हिमनद जो है ये किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड राज्य के। तो देखिए सोना जो हिमनद है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोना हिमनद पिथौरागढ़ में स्थित है, जो कि किसका जल स्रोत है? ये किस नदी का? धौली गंगा नदी का जल स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, शोर का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देखिए शोर का प्रथम जो उल्लेख है ये आपके किस अभिलेख में? वास्ते अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शोर पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है, ये ध्यान रखेंगे। किसका प्राचीन नाम है भी क्वेश्चन पूछा जाए आयोग के द्वारा, तो आपको पता रहना चाहिए। पिथौरागढ़ का ये पुराना नाम था शोर। तो शोर नाम का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में? वास्ते अभिलेख में मिलता है पिथौरागढ़ में। सबसे पहले किसका शासन हुआ था? खश राजवंश का सबसे पहले शासन हुआ था पिथौरागढ़ में। खशों को पिथौरागढ़ में किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। पिथौरागढ़ में किले जो थे ये किसके द्वारा? खशों के द्वारा बनाए गए थे। और खशों के बाद पिथौरागढ़ में किस वंश का शासन हुआ? मल्ल वंश का। खशों के बाद मल्ल वंश का शासन हुआ पिथौरागढ़ में। तो इन सभी पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये क्लास। डेली आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, तो डेली 8 बजे आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।